हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 12th क्लास फिजिक्स के जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से हम लोग आज एक टॉपिक देखेंगे और वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हर एक वीडियो में हम लोग हर एक रोज एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है ना, आप लोग भी पढ़े होंगे, तो आज हम लोग उसको रिवीजन करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में हम लोग कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। इससे पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकाला जाता है और फिर निरक्षीय निकाला जाता है और उसके बाद किसी भी बिंदु पर या ध्रुवीय निर्देशांक पर निकाला जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहां पर हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे लिखना। मान लेते हैं कि यहां पर एक AB विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है ना, यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि AB एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। यहां पर मान लो प्लस और यहां पर क्या है, माइनस। विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि समान परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के, मतलब एक प्लस तो और एक माइनस, जब दो आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर होते हैं, सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, तो ये पूरा निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है ना, और इस विद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग लिखते हैं P बराबर Q इंटू 2L। ये 2L क्या होता है, इन आवेशों के बीच की दूरी होता है। ये 2L क्या माना जाता है, आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहां से ये आधा दूरी L और ये आधा दूरी L, यहां से यहां तक L और यहां से यहां तक L। इसको नाम दे देते हैं A और ये हो गया B, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं क्या चीज, O। तो AO की दूरी L और OB की दूरी भी क्या हो गया, L। अब हमें क्या करना है, इस द्विध्रुव के कारण इसके निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय मतलब कि इसके मध्य बिंदु O से ऐसे 90 डिग्री के कोण पर यहां पर एक बिंदु P मान लेते हैं। ठीक है ना, AB द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में यहां पर हमने एक क्या मान लिया, पॉइंट P मान लिया, इसके लंबवत। ठीक है, और ये वाला दूरी कितना है, R है। ये वाला दूरी कितना है, R है, और हमें इस पॉइंट पर इन दोनों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है, तो प्लस के कारण इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होता है, ऐसे बाहर की ओर होगा विद्युत क्षेत्र। प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, बाहर की ओर होता है। तो यहां पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे बाहर की ओर बना लिया इस प्लस Q के कारण। चलो इसको हम E1 नाम दे लेते हैं। प्लस Q के कारण P पर बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, और इस माइनस Q के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, यहां से जोड़ने वाले रेखा के अनुदिश इधर E2। समझ में आई बात, माइनस आवेश है तो माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर, प्लस है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अब यहां पर क्या करते हैं कि ये वाला जो रेखा खींचे हैं, मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा बना रहा है। ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। ये वाली जो रेखा है इसके साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा हम रचना करते हैं। देखिए ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये हो गया क्षैतिज रेखा और ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर ये एंगल थीटा है, ये यहां पर बनने वाला कोण थीटा है, तो यहां भी थीटा होगा एकांतर कोण से। ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब सुनिए, अगर यहां पर ये E1 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो इसका एक घटक इधर आएगा और एक घटक इधर आएगा। तो इसका जो इधर घटक आएगा, देखिए याद रखिए, जिसके साथ थीटा कोण बनता है उधर होता है E1 cos थीटा। ठीक है, इस E1 का एक इधर क्षैतिज दिशा में घटक आया E1 cos थीटा, और इस ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक हो जाएगा E1 sin थीटा। ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका घटक कितना हो गया, E1 sin थीटा। उसी तरह अगर हम बात करें यहां E2 के बारे में, तो E2 के बारे में क्या देखते हैं, देखिए ये थीटा है तो ये फिर से थीटा होगा। देखिए ये दो रेखाएं ये समानांतर है तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, समानांतर, मतलब कि समानांतर रेखाओं ये है तो ये क्या होगा,
थीटा होगा। अब यहां पर E2 है, तो ये वाला देखिए E2 जो है, विद्युत क्षेत्र जो E2 है इस रेखा के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो इसका इधर घटक कितना आएगा, E2 cos थीटा आएगा। इधर घटक कितना आएगा, E2 cos थीटा। ठीक है, अब E2 का एक घटक इधर आएगा, तो इधर घटक कितना हो जाएगा, E1 sin थीटा। ठीक है ना, ये दूरी R है। अब एक चीज देखिए, इतना अगर हम लोग घटक लिख लिए, अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहां देखिए एक चीज, ये E1 sin थीटा ऊपर की ओर है और E1 sin थीटा सॉरी यहां पर ये E2 sin थीटा, E2 sin थीटा क्या है, नीचे की ओर है। और ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों परिमाण में बराबर होते हैं, दोनों का मान जो होता है, परिमाण जो होता है वो बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। E1 sin थीटा ऊपर की ओर और E2 sin थीटा नीचे की ओर, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों परिमाण में बराबर होते हैं, इसलिए दोनों अपने को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। तो जो P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र बचेगा वो क्या बचेगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, अब यहां पर क्या कर लेते हैं, देखिए ये वाला दूरी क्या है, ये वाला दूरी L है, ये दूरी L है और ये दूरी R है, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, ये वाला दूरी हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। उसी तरह ये L है और ये वाला दूरी R है, तो ये कर्ण हो गया ना, तो कर्ण हो गया L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से देखिए, अब हम लोग लिखेंगे प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां से लैंग्वेज में लिखेंगे प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला क्या होता है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में कितना, ये बीच की दूरी, ये बीच की दूरी कितना है, रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर, दूरी होता है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी L स्क्वायर प्लस कितना है, R स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर E1 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में, ये स्क्वायर होगा तो खत्म, रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, मतलब स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो हो गया, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह देखिए अब क्या करते हैं, माइनस Q के कारण हमें P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं, माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। ठीक है ना, माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, ये भी क्या था, प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण था। हमने इसमें डायरेक्शन नहीं, इसमें सदिश के रूप में नहीं लिखा है, बस परिमाण लिखा है। तो ये E2 है, देखिए माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अंदर की ओर, क्योंकि ये निगेटिव है तो अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो यहां पर E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में कितना, R स्क्वायर, तो यहां पर Q बटे में बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी यहाँ पे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रूट में, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है ना, और इसका होल स्क्वायर, तो ये E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में, ये स्क्वायर स्क्वायर और रूट खत्म, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया समीकरण सेकंड। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस Q के कारण अगर हम विद्युत क्षेत्र लिखे हैं तो यहाँ पर माइनस Q अवश्य नहीं लिखे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर केवल क्या लिख रहे हैं, उसका परिमाण लिख रहे हैं। ठीक है ना, अभी हम लोग उसका केवल परिमाण लिख रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये सदिश है,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सदिश राशि है। तो अभी हम लोग परिमाण लिख रहे हैं और माइनस का मतलब वो डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, E1 जो है, E1 1/4πε0 Q बटे में R² प्लस L² है, और E2 भी 1/4πε0 Q बटे में R² प्लस L²। मतलब E1 और E2, देखिए E1 और E2 दोनों क्या है, बराबर है। E1 बराबर क्या है, E2। कहने का मतलब कि प्लस Q के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र E1 और माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र E2 दोनों परिमाण में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसलिए यहां पर लिखेंगे, इसलिए E1 साइन थीटा बराबर E2 साइन थीटा। समझ रहे हैं क्या। यहां देखिए, यहां पर जब E1 और E2 बराबर है तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा भी बराबर होगा। मतलब कि ऊपर के तरफ E1 साइन थीटा है और नीचे की तरफ क्या है, E2 साइन थीटा है। तो E1 साइन थीटा बराबर E2 साइन थीटा। अतः दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो अब P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र बचेगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अतः P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, ठीक है ना। अतः हम लोग क्या लिखेंगे, P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। अभी हम लोग सदिश के रूप में नहीं, सिर्फ उसके परिमाण के रूप में लिख रहे हैं। तो E नेट कुल विद्युत क्षेत्र अब कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब इससे पहले हम लोग E1 और E2 दोनों को बराबर सिद्ध कर चुके हैं कि E1 और E2 दोनों क्या होते हैं, परिमाण में बराबर, क्योंकि दोनों का मान क्या आया था, देखिए यहां और यहां दोनों का मान बराबर आया था। तो E1 और E2 दोनों क्या है, एक ही चीज है। तो इसको लिखेंगे E बराबर 1/4πε0 Q बटे में R² प्लस L² प्लस 1/4πε0 Q बटे में R² प्लस L² और ये cos थीटा। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो E बराबर हमें मिलेगा 2 × 1/4πε0 Q R² प्लस L² cos थीटा, ठीक है ना। ये और ये दोनों मिलके क्या हो गया, 2 हो गया, दोनों को ऐड कर लिए। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं। अब इसके बाद बहुत सिंपल चीज है, E बराबर है 1/4πε0, 1/4πε0 और 2 को इसके साथ लिखते हैं 2Q। ये हो गया 2Q बटे में R² प्लस L²। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर cos थीटा है तो हमें cos थीटा का मान लिखना पड़ेगा। तो cos थीटा लिखेंगे कैसे, देखिए cos थीटा यहां से इस त्रिभुज में, देखिए यह इस त्रिभुज में यह थीटा है, ठीक है। तो इस थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार है L और कर्ण है ये। तो cos थीटा की जगह पे लिखेंगे L बटे में रूट में L² प्लस R², ठीक है ना। cos थीटा की जगह पे L बटे में L² प्लस R²। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0, यहां पर Q इंटू इसको लिख लेंगे 2L, Q इंटू क्या हो गया 2L, ठीक है। और R² प्लस L² के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, और इसके पावर है, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो दोनों को गुणा करेंगे तो पावर जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा L² प्लस R² के पावर 3/2, ठीक है ना। अब E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू 2L। देखिए Q इंटू 2L क्या है, Q इंटू 2L, यहां से P बराबर Q इंटू
2l, p बराबर q इंटू 2l। ये द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है ना, ये द्विध्रुव आघूर्ण है तो q इंटू 2l। तो q इंटू 2l की जगह पे लिखेंगे p बटे में, यहां लिखेंगे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के पावर 3/2। यहां तक हो गया। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंज करना होता है। चेंज क्या करना होता है कि यहां पर जो l है, ये जो l है, इन दोनों आवेशों के बीच की सूक्ष्म दूरी होती है, ठीक है। और जब सूक्ष्म चीज को स्क्वायर करते हैं, देखिए l का स्क्वायर की है तो वो और छोटा हो जाता है। मतलब समझिए जैसे 0.2 है, 0.2 है, ये तो ऐसे ही बहुत छोटा है। अगर इसको और स्क्वायर कर देंगे तो ये 0.004 बन गया, 0.04 बन गया। तो इसकी तुलना में ये क्या हो गया, और छोटा हो गया ना। तो जब किसी छोटे चीज को स्क्वायर कर देते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। तो ये इतना छोटा है जो हो जाएगा तो इसको निगलेक्ट कर देते हैं। जब बहुत छोटा हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, हटाओ इसको, छोड़ो, बहुत छोटा है। तो इसको लिखेंगे चूंकि एल स्क्वायर, यहाँ पर एल स्क्वायर जो है लेस देन, ये बुक में देखे होंगे आप लोग, लिखा होगा एल स्क्वायर लेस देन। इसका मतलब कि एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर हम लोग एल स्क्वायर को छोड़ देते हैं। तो जब एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे में एल स्क्वायर को हटा दिए, एल स्क्वायर खत्म, तो कितना हो गया, आर स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे में कितना हो जाएगा, RQ। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निरक्षीय स्थिति में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या हो गया, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है ना। अगर हम ये सोचे कि हम सदिश रूप में लिखना चाहते हैं, इसको हम चाहते हैं कि सदिश में लिखें, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। तो देखिए सदिश में क्या लिखेंगे, एक चीज हमें पता है, यहां पर -q है और ये +q है। यहां पर जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक सदिश राशि है, और इसका जो डायरेक्शन होता है ना वो किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर। यहां देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की ओर, तो P का डायरेक्शन इधर है, और जो हमारा नेट विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र आया है, जो आंसर आया है वो इस डायरेक्शन, क्योंकि ये वाला तो कैंसिल हो गया था। नेट विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस डायरेक्शन में है। तो यहां पर देखिए, यहां पर P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए E के ऊपर अगर हम सदिश का चिन्ह देंगे तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P के ऊपर भी सदिश बटे में RQ। लेकिन यहाँ पर हम लोग माइनस का चिन्ह देंगे। माइनस का चिन्ह क्या बताता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि सदिश परिणामी इधर है तो P इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा था विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है ना, इस टॉपिक से अगर बताने से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, और हर रोज हम लोग ऐसे ही एक एक टॉपिक को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस टॉपिक को आप लोग जरूर रिवाइज कीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।